दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल द मैथ्स हाउस में। मेरा नाम रवि आनंद है। और दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 10 का सीरीज़ शुरू किया है जिसमें हम लोगों को पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो उस सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। और रूट 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि रूट 5 किसके किसके बीच का आता है। रूट 5 किसके किसके बीच में आता है। तो रूट 5 को अगर हम देखें तो इसका स्क्वायर किसके किसके बीच में आएगा। रूट 5 का स्क्वायर करने में कितना आ जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 5 आएगा। तो 5 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो 5 देखेंगे क्या, 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है। हम यहाँ इस 5 लिए हैं, देखिए रूट हटा दिए हैं इसलिए हम स्क्वायर वाला संख्या ले रहे हैं। आप सोचेंगे क्या कि अगर 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है, तो ये 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में ही तो आता है ना, यानी कि 4 और 9 के बीच में आता है। तो अगर देखें तो हम 4 और 9 क्यों ना लिखें, 4 और 6 क्यों ना लिखें, 4 और 7 क्यों ना लिखें, हम ये स्क्वायर वाली संख्या क्यों लिखें, क्योंकि 5 को हम रूट 5 था, क्वेश्चन में क्या था 5 नहीं है रूट 5 है, और इसका स्क्वायर करेंगे तभी ये रूट हटेगा। तो इधर से जब स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ ऐसा संख्या लेंगे ना जिसके स्क्वायर के बीच में आए। तो हमको ये देखना है कि किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और उसके जस्ट बाद वाला संख्या 3 का स्क्वायर 9 होता है और 5 उन्हीं दोनों के बीच में आता है। तो जब हम देख लिए कि 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है, अतः रूट 5 का जो मान होगा ना, रूट 5 का मान 2 और 3 के बीच का होगा, 2 और 3 के बीच का होगा, अर्थात यह एक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। सबसे पहले हमने इसको ये दिखाया कि ये रूट 5 जो है कोई पूर्णांक नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि 2 पूर्णांक के बीच में आ रहा है, आगे पीछे वाला पूर्णांक। 2 और 3 के बीच में कोई पूर्णांक आ रहा है क्या, 2 और 3 के बीच में। सीधे हम गिनती शुरू करते हैं, 1 2 3, 2 के बाद डायरेक्ट 3 आता है, बीच में कोई पूर्णांक नहीं आता। और ये 2 और 3 के बीच का है, अतः क्या है, ये एक पूर्णांक, रूट 5 क्या है, एक पूर्णांक नहीं है। अब जब रूट 5 एक पूर्णांक नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि ये कोई परिमेय संख्या है। हमें ये मानना है कि ये कोई परिमेय संख्या। देखिएगा जो हम आपको यहाँ पर लिख के बताएंगे ना, सेम चीज़ आपको सब सारे क्वेश्चन में लिखना है। तो सबसे पहले मान लें रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जब रूट 5 एक परिमेय संख्या मान लेंगे तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जो p/q के रूप में होता है। परिमेय संख्या की हम बात कर रहे हैं, जो p/q के रूप में होता है। तो रूट 5, इसलिए क्या हो जाएगा, रूट 5 बराबर p/q, ऐसा लिख सकते हैं। जहां p और q एक धन पूर्णांक है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है, धन पूर्णांक है, तथा इन दोनों में क्या है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 से कटता है। तो इसको लिखना है, तथा इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आप देख सकते हैं कि रूट 5 बराबर हमने माना क्या है कि परिमेय संख्या है, तो रूट 5 p/q के रूप में लिखाएगा, जहां p/q एक धन पूर्णांक है तथा इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी ये दोनों किसी से कटेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 के अलावा। तो जब ये किसी से नहीं कटेगा 1 के अलावा, ये लास्ट है, इसको आप काट नहीं सकते, ऐसा एक संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ इसका हम स्क्वायर करेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर लिखिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, सारे क्वेश्चन बस उसी तरीके से बनेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो रूट 5 का स्क्वायर और बटा में p/q का स्क्वायर निकल के कितना आएगा,
तो ये रूट से स्क्वायर खत्म, आपका बच जाएगा यहाँ पर सीधा 5 और इधर बच जाएगा p का स्क्वायर अब बटा में q का स्क्वायर, यही आएगा ना, p का स्क्वायर और बटा में q का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि 5 को अगर देखें, इसको इधर ले आइए, q स्क्वायर को इधर ले आइए, तो 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर होगा। 5q स्क्वायर बराबर यहाँ हमारा हो जाता है p स्क्वायर। अगर हम p स्क्वायर बाई q लिखें तो एक q को, q का स्क्वायर मतलब 2q है, q का स्क्वायर का मतलब 2q है, यहाँ से एक q को इधर छोड़ दीजिए, तो 5q, या फिर आपको लिख के हम दिखा देते हैं, q स्क्वायर मतलब q इंटू क्यू बराबर p स्क्वायर। इसका दूसरा जो इसके आगे वाला जो चरण होगा उसमें आप 5q को यहाँ रहने दीजिए, q को नीचे ले आइए, यानी p स्क्वायर बाई q कर दीजिए। अब p स्क्वायर बाई q क्यों किए हैं वो हम आगे आपको बताएंगे। ये आपका बन के आया समीकरण 1, ये जो आया हमारा वो बन के आया समीकरण 1। अब क्या है कि हमने अभी ऊपर में देखा था कि p स्क्वायर बाई क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, p और q में यहाँ पर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब ये एक के अलावा किसी से नहीं घटता। तो हमने एक थ्योरम पढ़ा है जिसमें ये बताया जाता है कि अगर कोई अभाज्य संख्या से ऊपर वाले संख्या में अगर हम डिवाइड करते हैं, उसके स्क्वायर से अगर कहा जाता है कि अगर आप किसी के स्क्वायर को ये डिवाइड करता है तो ये इंडिविजुअली p को भी डिवाइड करेगा। यानी कि अगर q है, p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये q p को भी डिवाइड करेगा। मतलब एक तरीके से यहाँ जो उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर इन दोनों में नहीं था तो उभयनिष्ठ गुणनखंड इन दोनों में भी नहीं होगा। तो इसी चीज़ को हमको लिखना है कि चूंकि p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः ये p स्क्वायर और q में भी आपका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। यानी कि p स्क्वायर और q में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो जब आपका पी क्यू में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था तो पी स्क्वायर क्यू में भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, और जब पी स्क्वायर क्यू में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा तो ये भी क्या होगा, अतः पी स्क्वायर बटा क्यू एक भिन्न हो जाता है। अब भिन्न कैसे होगा, तो एक आपको रफ में चीज दिखाते हैं। जैसे कोई 10/12 है, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है कि नहीं, दोनों चीज आपको समझ में आ जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड और अभी हमने क्या देखा है कि भिन्न क्या है। तो इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है कि नहीं, तो आप देखेंगे कि ये 2 से कटता है 5 बार में और ये 2 से कटता है 12 बार में, 6 बार में। मतलब क्या है कि ये और इसमें 10 और 12 में, 10 और 12 में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। क्यों, क्योंकि 2 से ये दोनों कटता है। अगर इसको ऐसा लिखें कि 10 को लिख सकते हैं ना 2 गुने 5, और 12 को लिख सकते हैं 2 गुने 6। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में होता हो, तो देख सकते हैं कि दोनों में क्या है, 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है और इसी से ये कटता है तो 5/6 के रूप में ये बचता है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, मतलब कि लास्ट कटा हुआ संख्या होना चाहिए, 10/12 नहीं होना चाहिए, ये 5/6 होना चाहिए, तब हम यहाँ पर लेते हैं। और जब 5/6 है तो ये क्या है, एक भिन्न संख्या है, ये एक भिन्न संख्या है। तो जहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, p स्क्वायर बाई क्यू में एक अगर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो ये क्या है, एक भिन्न संख्या है। अतः एक से जो हम देख सकते हैं कि समीकरण 1 में अगर ये भिन्न संख्या है, अगर ये भिन्न संख्या है और ये क्या है 5q एक पूर्णांक है। क्यों पूर्णांक है, क्योंकि q भी एक पूर्णांक है और 5 तो पूर्णांक है ही, और पूर्णांक को पूर्णांक से गुना करेंगे तो पूर्णांक ही होगा। तो आप देखिए कि p बाई क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर बाई क्यू एक भिन्न हो गया और पी क्यू एक पूर्णांक हो गया। क्या भिन्न और पूर्णांक एक बराबर होंगे,
क्या भिन्न और पूर्णांक एक बराबर होंगे? नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है कि अतः समीकरण 1 से ये हमारा क्या है? पूर्णांक, और ये हमारा क्या है? भिन्न, जो कि असंभव है। पूर्णांक बराबर भिन्न क्या है? असंभव है। अतः हमारा यह मानना कि √5 एक परिमेय संख्या है, गलत है। हमारा यह मानना कि √5 एक परिमेय संख्या है, गलत है। अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा प्रूफ हो गया। कर किया है हमने क्या? एकदम सिंपल सा लॉजिक है। आपको सबसे पहले ये आपको सिद्ध कर देना है कि ये एक पूर्णांक संख्या नहीं है। √5 क्या है? एक पूर्णांक संख्या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले इन दोनों को देखेंगे किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो ये 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है, यानी कि ये 5 जो है 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है, यानी कि ये जो संख्या होगा √5 ये 2 और 3 के बीच का आएगा। और 2, 3 आपस में आगे पीछे वाला पूर्णांक है, तो इसलिए इसके बीच में कोई तो पूर्णांक होगा नहीं, तो कोई नंबर होगा नहीं। तो जब ये नंबर नहीं होगा उसके बाद हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और √5 जैसा ही परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या होता है? p/q के रूप में होता है। तो p/q के रूप में है, जहाँ p और q धन पूर्णांक है तथा इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये तो चीज़ लिखना ही होगा क्योंकि ये चीज़ पहले से तय है। अब चूंकि इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी ये किसी से कटेगा नहीं, तो इन दोनों को वर्क करने पर इधर से स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, इधर स्क्वायर करके जो लाएंगे, एक क्या करेंगे कि क्यू स्क्वायर में से एक क्यू को निकाल के इसके साथ सटा देंगे। क्यू स्क्वायर में से एक क्यू निकाल के इसके साथ सटा देंगे, और जैसे ही सटाएंगे तो ये आपका पूर्णांक होगा, और इसमें भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जो कि इसको लिखना है, लैंग्वेज में लिखना है। जितना भी लैंग्वेज हमने लिखा है उस सारे लैंग्वेज को आपको लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात p² में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अतः ये क्या है? एक भिन्न संख्या है, और भिन्न संख्या कभी पूर्णांक संख्या के बराबर नहीं होगा। तो समीकरण 1 से पूर्णांक बराबर भिन्न, जो कि असंभव है। अतः हमारा यह मानना कि √5 एक परिमेय संख्या है, गलत है। तो जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है? जो परिमेय नहीं है वो ऑटोमेटिक अपरिमेय है। तो √5 एक हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये हमारा प्रूफ हो गया। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि क्वेश्चन में √5 था, तो जहाँ जहाँ √5 था ना वहाँ √5 रहेगा। अगर क्वेश्चन में यहाँ √2 दे दे, क्वेश्चन में अगर आपको दे दे कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो बस वही काम करेंगे। यहाँ भी 2 लिखेंगे, और 2 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है? तो देखिएगा 1 और 2 के स्क्वायर, बस ये आपको चेंज करना पड़ेगा अपना समझ से। तो 2 1 का स्क्वायर यानी 1, और 2 का स्क्वायर यानी 4, तो यहाँ 1 2 का स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ अगर 2 रहेगा। बाकी सारा चीज़ आपको वैसे का वैसे ही, जहाँ √5 है वहाँ √2 कर देना है, और वैसे का वैसे ही उतार देना है, एकदम वैसा ही आपको सही हो जाएगा। √7 रहेगा तो सिर्फ अपना समझ से इतना ही करना होगा कि 7 किसके किसके बीच में आता है? तो 7 भी आपको 2 और 3 के बीच में ही आता है। और उसके बाद जहाँ जहाँ √5 है वहाँ वहाँ √5, और जहाँ जहाँ 5 है वहाँ 7, और करते चले जाना है। 5 के जगह 7, 5 के जगह 7 करते चले जाना है, और जैसा है वैसा उतार देना है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि सिद्ध करें कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब आप देखिए कि एक जैसा ही अपरिमेय संख्या पूरे नंबर में आ गया, अपरिमेय संख्या पूरे नंबर में जैसे ही आ गया तो पूरा का पूरा नंबर को यह अपरिमेय बना देता है। कहता है ना कि एक सड़ा हुआ आम पूरे टोकरी के आम को सड़ा देता है, वैसे ही एक अपरिमेय संख्या पूरा का पूरा नंबर को अपरिमेय बना देता है। अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इसको मानते हैं कि इसको भी उसी तरीके से कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। माना 3 + 2 √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो ये भी p/q के रूप में लिखाएगा। इसलिए
3+2√5 बराबर P बाई Q। ये P बाई Q के रूप में लिखाएगा, और लिखना तो यहाँ भी है, जहाँ P और Q क्या है, P और Q, जहाँ P और Q धन पूर्णांक है एवं P और Q में क्या है, P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जब कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तब क्या करेंगे हम कि यहाँ से 3 को इधर भेज देंगे। अभी हम क्या करेंगे, 3 को इधर भेज देंगे, तो 3 को इधर भेजिए, तो रूट, ये पहले तो हमारा जो क्वेश्चन है 3+2√5 बराबर ये हमारा आया था P बाई Q, हमने माना है क्योंकि ये परिमेय संख्या है। 3 को उधर भेजिए, 2√5, यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं करना, जिसमें एक वो अपरिमेय संख्या है ना, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये 2√5 बराबर P बाई Q -3। तो P बाई Q -3 अगर देखें तो 2 से अगर 2 को बाहर निकालिए तो √5, एक एक करके ये इसको अलग करेंगे। √5 को अगर हम देखें तो यहाँ से नीचे आएगा तो P/2Q माइनस, इसमें भी नीचे आएगा 3/2, यहाँ आपका आ जाता है। तब चूंकि P और Q क्या है, एक पूर्णांक है, P और Q एक पूर्णांक है, तो ये पूरा का पूरा संख्या क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, एक परिमेय संख्या होगा। और परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या संभव है क्या, परिमेय संख्या बराबर √5 संभव है, क्योंकि √5 अपने आप में क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो बस यही हमारा सॉल्व हो गया। समझना यह है कि ये P इसके जगह कोई मान रखेंगे, Q इसके जगह कोई मान रखेंगे, तो कौन सा मान रखेंगे, पहले ही बता दिया गया है कि P और Q क्या है, एक धन पूर्णांक है। और P और Q जब धन पूर्णांक है, और ये भी देखिए सब 2 है और 3 है, ये सारे के सारे धन पूर्णांक है, तो पूर्णांक और पूर्णांक में जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी कीजिए, वो क्या होगा, परिमेय संख्या ही बन के आएगा, अपरिमेय नहीं हो जाएगा। लेकिन √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तब परिमेय अपरिमेय संभव है, नहीं है। अतः इसलिए ये 3+2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब चलिए, क्योंकि हमने माना था परिमेय संख्या, अब चलिए इसको लैंग्वेज करते हैं। लैंग्वेज ये करेंगे कि चूंकि P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है, और ये सब तो अपने आप में पूर्णांक हैं ही, नंबर हैं ही, तो P और Q पूर्णांक हैं, तो P/2Q -3/2, ये जो नंबर निकल के आया है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ये वाला क्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जिससे परिमेय बराबर अपरिमेय जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। अतः हमारा यह मानना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, गलत है। अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। मतलब यह है कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको अगर परिमेय मानने के बाद हमारा क्या आता है कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, तो माने परिमेय है और यहाँ आ गया गलत, अतः ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है
वो तीसरा का पहला है 1/√2 को अपरिमेय संख्या है, ये हमें बताना है। तो सेम टू सेम जो हमने अभी पहले वाले में बताया है, जिसमें एगो √2 में हो, √2 हो, √3 हो, √5 हो, एगो अपरिमेय संख्या दिख रहा हो, वो उसको अपरिमेय संख्या घोषित करना, सिद्ध करना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे ये 1/2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही मान लेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है तब क्या होगा, 1/√2 बराबर p/q, जहाँ p और q धन पूर्णांक है, pq धन पूर्णांक है तथा इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। p और q धन पूर्णांक है तथा इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब इन दोनों को कोई दूसरा संख्या ऐसा नहीं है जिससे ये दोनों कट सके। जब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे 1/√2 बराबर p/q। जब p/q लिख रहे हैं, हमको √2 को सीधे समझिए कि हमको अलग करना है, √2 को अलग करना है। तो क्या कीजिए कि दोनों को उलट दीजिए, दोनों क्या कर दीजिए, उलट दीजिए। तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, q/p। √2 बराबर क्या हो जाएगा, q/p। अब ये उल्टा है तो नीचे में 1 आना चाहिए, लेकिन नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। नीचे 1 को हम नहीं देखते हैं, उसको हाइड कर देते हैं। तो नीचे 1 का कोई वैल्यू ही नहीं होता है। तो जहाँ हमको √2 बच गया और इधर हमको q/p बच गया। अगर इसको क्रॉस गुना भी करते तो q इधर आ जाता, p नीचे आ जाता और √2 जाके इधर खाली √2 अकेला बच जाता। तो √2 बराबर बचा क्या, q/p। अब p और q दोनों धन पूर्णांक है, पूर्णांक है। जैसे कि एक रफ करके देखते हैं, एक पूर्णांक ले लीजिए 3/5, तब भी इसका वैल्यू परिमेय ही होगा ना। एक 22/7 को छोड़ के सारे भिन्न का वैल्यू परिमेय ही होता है। तो 3/5 परिमेय ही होगा, और अगर 5/3 करें तब भी परिमेय ही होगा। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू जो आएगा पॉइंट में आएगा, लेकिन क्या होगा, इन दोनों का वैल्यू पॉइंट में आएगा। लेकिन दो चीज़ें हो सकती है, या तो अशांत हो या अशांत हो। अगर अशांत होगा तो रिपीटेड वाला होगा, अनरिपीटेड वाला नहीं होगा। तो अगर 3/5 हो या 5/3 हो, बात एक ही है, वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। तो हम देख सकते हैं कि Q और P में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और ये क्या है, एक Q और P दोनों क्या है, धन पूर्णांक है। अब पूर्णांक है तो ये भी क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या आएगा। चूंकि Q और P एक पूर्णांक है, अतः Q/P क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये था हमारा समीकरण 1। अतः समीकरण 1 से ये अपरिमेय और ये परिमेय, अपरिमेय बराबर परिमेय होगा क्या, जो संभव नहीं है। अतः हमारा यह मानना क्या था, हमारा यह मानना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, गलत है। हमारा यह मानना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, गलत है। अतः 1/√2 एक
परिमेय संख्या है। समझ में आ गया? सबको वही करना है जिसमें आपको पहले से रूट वाला संख्या हो, अपरिमेय संख्या दिया हुआ हो, बस लिखिए और रूट को अलग कर दीजिए और जो लैंग्वेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वही लैंग्वेज लिख दीजिए। जैसे इसका दूसरा क्वेश्चन है 7√5। 7√5 देखिए लैंग्वेज वही रहेगा, हम लैंग्वेज अब आपको नहीं बताएंगे, जल्दी से इसको ख़त्म करना है। दूसरा क्वेश्चन है 7√5। इसमें पहले वाले लैंग्वेज ही लिखेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, तब 7√5 बराबर p/q, जहाँ p/q एक धन पूर्णांक है तथा उनमें कोई वैनिश गुणनखंड नहीं है। अब 7√5 बराबर p/q, जब 7√5 बराबर क्या होगा p/q, तो क्या हमको रूट को अलग करना है, 7 को इधर कर देंगे, √5 बराबर p/7q। 7 नीचे आ जाएगा ना, ये गुना में है, इधर आके भाग में आ जाएगा, 7√q हो जाएगा। जैसे ही 7√q होगा तो फिर वही हम लिखेंगे, चूँकि q और p यानी कि या फिर p और q एक पूर्णांक है, p और q एक पूर्णांक है, अतः हमारा निकल के क्या आया है p/7q। अतः p/7q परिमेय संख्या होगा, जबकि √5 क्या है, जो क्वेश्चन में आपको दिया है वो लिखना है, जबकि रूट यहाँ से √5 होगा ना, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः समीकरण 1 से ये जो आया है समीकरण 1, अतः समीकरण 1 से अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो कि संभव नहीं है। अतः हमारा यह मानना है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, गलत है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब उसी तरीके से जो तीसरा क्वेश्चन है 6 + √2, 6 + √2, अब हम क्या करेंगे, इसमें भी उसी तरीके से माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तथा 6 + √2 बराबर p/q, जहाँ p/q धन पूर्णांक है तथा इनमें कोई वैनिश गुणनखंड नहीं है। तब जब p/q 6 + √2 बराबर p/q, यहाँ से हम लिखेंगे जब 6 + √2 बराबर p/q, हमको रूट वाला नंबर जो है अपरिमेय संख्या है उसको अलग करना है, तो यहाँ से 6 को उधर भेजेंगे, तो √2 बराबर p/q और -6, ये क्या हो जाएगा -6। अब देखिए ये दोनों फिर वहाँ से लिखेंगे, चूँकि p और q क्या है, एक p और q एक पूर्णांक है, और पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाएंगे तो ये एक पूर्णांक आए ना आए एक परिमेय संख्या जरूर आएगा, तो यहाँ से ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। और जबकि समीकरण 1 से यहाँ से ये समीकरण 1 है, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अतः समीकरण 1 से ये अपरिमेय और ये परिमेय, ये अपरिमेय ये परिमेय, तो अपरिमेय बराबर परिमेय जो संभव नहीं है। अतः हमारा यह मानना है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, गलत है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ। इस तरीके से करके आप जितनी तरह का क्वेश्चन होगा उस सबको आप बना सकते हैं, जिसमें आसानी से, जिसमें आपको एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या जरूर दिया हुआ हो, और जो अपरिमेय संख्या नहीं दिया हुआ हो, जैसे कि क्वेश्चन हमने बनाया था, माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, उसमें सबको इतना सारा लैंग्वेज आपको पूरा करना है, और सारे के सारे लैंग्वेज में 5 के जगह 7, अगर √7 क्वेश्चन में रहेगा तो 5 के जगगह 7, 3 क्वेश्चन में रहेगा तो रूट के जगह 3, और 2 रहेगा तो रूट के जगह 2, इस तरीके से करके आपको बनाते चले जाना है। तो ये यहाँ से हमारा 1.3 एक्सरसाइज खत्म होता है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि हमारा जो मेन मोटो है पूरा का पूरा सिलेबस देना है आपको, और जब सिलेबस हम पूरा देंगे तो आपको कहीं से भी इधर उधर पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम क्लास बाय क्लास आपको सारा सिलेबस कंप्लीट मिलेगा। तो इसी के साथ आज का हम वीडियो ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।